Trying Not to Try by Edward Slingerland. Chapter 1. Effortless work का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आज के दौर में हम लोगों में से अधिकतर लोग स्ट्रेस से भरी हुई जिंदगी जी रहे हैं। हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम खुश ही नहीं रह पाते हैं। काम के प्रति हमारा डेडिकेशन इतना ज्यादा रहता है कि हमारा ज्यादातर समय ऑफिस में ही चला जाता है, जिसके कारण हमारे पास खुद की खुशियों के लिए ही समय नहीं रहता। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए? एंशिएंट चाइना की थ्योरी के अनुसार हमें सबसे पहले लाइफ में एक मीनिंगफुल गोल का चयन करना चाहिए। अगर आपको भी जानना है कि जिंदगी को प्रेजेंट में कैसे जीना है, तो फिर ये समरी आपके लिए ही है। आखिरी बार कब आपने अपना समय किसी स्पोर्ट्स को दिया था, या फिर आखिरी बार कब आपको बिना किसी वजह के हंसी आई थी? अगर आप इसके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। चाइनीज फिलोसोफर भी इस बारे में बताते हैं कि इंसान के बॉडी और दिमाग के बीच एक रिश्ता होता है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि दिमाग थॉट्स के हिसाब से चलता है। इस बारे में चाइनीज फिलोसोफर बताते हैं कि हमें दिमाग और बॉडी को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा दिमाग और शरीर एक ही दिशा में काम कर सके। इसी के साथ इस किताब को लिखते हुए लेखक एक और चाइनीज फिलॉसफी के ऊपर नजर डालने को कहते हैं। उस फिलॉसफी का नाम है ताओइज्म। इस चाइनीज फिलॉसफी के अनुसार इंसान को अपनी जिंदगी यूनिवर्स के फ्लो के हिसाब से जीनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम ताओइज्म की तरफ भी देख सकते हैं। ये चाइनीज फिलॉसफी है जो कि यूनिवर्स के नेचुरल फ्लो में जीने और उसका जश्न मनाने में विश्वास रखती है। जुआंगजी में ताओइज्म के फंडामेंटल टेक्स्ट को एक कहानी से बताने की कोशिश की गई है। ये कहानी एक लकड़हारे की है जो कि ऑर्डिनेट बेल स्टैंड बनाने का काम करता था। लकड़हारे की एक आदत हुआ करती थी। वो अपने काम की शुरुआत से पहले 7 दिनों तक भूखा रहा करता था। वो अपने दिमाग को उस पॉइंट तक लाने की कोशिश करता था जब उसे ये एहसास होना ही बंद हो जाता था कि उसका शरीर एग्जिस्ट भी करता है। उस पॉइंट में आने के बाद ही वो जंगल में प्रवेश करता था और उस एक पेड़ की तलाश करता था जिसमें उसे बेल स्टैंड नजर आए। ये कहानी चाइनीज कॉन्सेप्ट वू वेई के एसेंस को बताती है। ये आपको बताती है कि आप खुद में ही कंप्लीट हैं। जब आप खुद को कंप्लीट समझने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग और आपकी बॉडी अलग अलग नहीं है। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड से किसी भी काम को करेंगे तो आपको रियल मायने में उस काम की सुंदरता और प्योरिटी का एहसास होगा। इसी के साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि जिंदगी में चीजें काफी आसान भी हो सकती हैं। वो हम ही हैं जो हर चीज को मुश्किल बनाते रहते हैं। चैप्टर 2. एफर्टलेस वर्क के कॉन्सेप्ट से ग्रेट पावर का भी निर्माण होता है। चाइनीज फिलॉसफी में एक टर्म चलता है, उसे डी टर्म कहा जाता है। इसका मतलब होता है पावर, वर्च्यू और करिश्मा। चाइनीज फिलॉसफी बताती है कि जिन लोगों के पास डी कॉन्सेप्ट होता है उनका माइंडसेट ही अलग रहता है। फिलॉसफर बताते हैं कि डी पावर और इन्फ्लुएंस का सोर्स होता है। जब कोई भी लीडर उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है तो फिर उसे किसी से भी डर नहीं रहता है। उसे डर क्यों नहीं रहता है? इसके पीछे का रीजन साफ है। इसके पीछे का रीजन है कि जब लीडर उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है तब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। इस किताब के लेखक बताते हैं कि भले ही आप एवरेज हों, लेकिन अगर आपके पास ऐसा माइंडसेट है तो फिर आपको लाइफ में कोई भी रोक ही नहीं सकता है। इस तरह का माइंडसेट आपको लीडर के तौर पर खड़ा करता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डी माइंडसेट के लोगों से अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसके पीछे का रीजन यही है कि इस तरह के माइंडसेट के लोगों का दिमाग ही अलग तरह से काम करता है। वो अपने दिल की आवाज को ज्यादा महत्व देते हैं। उनके फैसलों में नेचुरल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है। जब भी किसी के अंदर डी होता है तो फिर आपको उसके फैसलों में स्पॉन्टेनिटी भी नजर आने लगती है। चाइनीज फिलोसोफर मी हाई चीक सेंट मी हाई के अनुसार अगर आपको इस तरह की स्पॉन्टेनिटी चाहिए तो फिर आपको लगातार खुद को चैलेंज करते रहना चाहिए। अगर आप हमेशा खुद को चैलेंज करते रहेंगे तो फिर आप भी पावर के साथ खुद के अंदर बदलाव देख पाएंगे। खुद को बदलने के लिए खुद को ही चैलेंज करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए चाइनीज फिलोसोफर भी बताते हैं कि खुशहाल जिंदगी जीने के लिए खुद को एक मीनिंगफुल गोल देने की कोशिश करिए। फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने एक थ्योरी को डेवलप किया था।
इस थ्योरी को डेवलप करने के पीछे की मंशा ये थी कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे बना जा सकता है। इस थ्योरी को उन्होंने कन्फ्यूशियनिज्म का नाम दिया था। इस थ्योरी के अनुसार अगर आपको परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनने के ऊपर काम करना है तो फिर आपको अपने दिमाग के ऊपर भी लगातार काम करते रहना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो फिर आपको अपने विल पावर को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। इस थ्योरी के हिसाब से इंसान का विल पावर जितना ज्यादा मजबूत रहता है, उस इंसान की पर्सनालिटी भी उतनी ही ज्यादा बेहतर बनती है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में ये बताया गया था कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान कैसे हासिल कर सकें। इसी के साथ ही साथ आपको अलग अलग कल्चर्स के बारे में भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस थ्योरी के अनुसार अगर आप कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। कल्चर ही आपको ये सिखाएगा कि पब्लिक में बिहेव कैसे करना है। इसी के साथ ही साथ इस थ्योरी में ये भी बताया गया है कि अपने दिमाग को फुल पोटेंशियल में काम करवाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। चैप्टर 3, कॉन्सेप्ट ऑफ ताओइज्म। चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस के अनुसार हेवन या फिर खुशियों का रास्ता सोशल कॉन्डक्ट से होकर ही गुजरता है। उनके हिसाब से बिना समाज से जुड़े हुए आप खुशियों तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन एक और फिलोसोफर हैं जिन्होंने ताओइज्म जैसी फिलॉसफी से सभी को रूबरू करवाया है। उनका नाम लाओ चा है। लाओ चा के अनुसार हेवन तक पहुंचने का सबसे सही तरीका है कि आप वो सब भूल जाएं जो भी सोसाइटी ने आपको सिखाया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम वो सब भूल जाएं तो आखिर हमें करना क्या है। इसके लिए लाओ चा बताते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक ह्यूमन नेचर की तरफ लौटने की कोशिश करनी है। आसान शब्दों में इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि इंसान को रॉ फॉर्म में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस थ्योरी में साफ तौर पर बताया गया है कि जितना आप बनावटी दुनिया से दूर होने की कोशिश करेंगे उतना ही आप खुद को खुशियों के पास पाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है। अभी हम उससे संतुष्ट भी हैं, लेकिन हमारी संतुष्टि तभी तक रहेगी जब तक हमारे पड़ोसी के पास कोई नई कार नहीं आ जाती है। जैसे ही हमारा पड़ोसी नई कार ले लेगा, हमें अपनी पुरानी कार में बहुत सी कमियां नजर आने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को पता नहीं कौन सी दिखावे की दुनिया में डालने की कोशिश करते रहते हैं। इस फिलॉसफी में साफ तौर पर बता दिया गया है कि इस तरह की जिंदगी को जीने से आपको कभी असली खुशी का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए लाओ चा कहते हैं कि खुश रहने के लिए हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड से ज्यादा सोचना चाहिए। हमें रिलैक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। लाइफ में कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। तब जरूरी होता है कि हम वैसी सिचुएशन को पहचान लें और अपने दिमाग को रिलैक्स्ड मोड में डाल दें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो फिर कोई भी सिचुएशन हमारे लिए कठिन नहीं रहेगी। इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की जिंदगी में जितनी मुश्किलें नहीं होती हैं, उससे ज्यादा दिक्कतें हम अपने लिए ओवर थिंकिंग से बना लेते हैं। चैप्टर 4, वू वे का कॉन्सेप्ट बैलेंस्ड और फ्लेक्सिबल लाइफ से पाया जा सकता है। पहले आपने 2 फिलोसोफर्स की बातों को समझने की कोशिश की है। अगर उनकी बातें आपको थोड़ी एक्सट्रीम लग रही हैं तो अब समय आ गया है कि आप एक और फिलोसोफर की फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। इनकी फिलॉसफी एक्सट्रीम नहीं है। इनका नाम मेंशियस है। इनके हिसाब से अगर आप वू वे हैं तो फिर आपको अपने अंदर कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बस आपके सामने एक ही टास्क है, वो ये है कि इस बात को समझिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। मेंशियस के अनुसार तुरंत अपने अंदर वू वे की तलाश करने के बजाय आपको किसी अच्छे टीचर की तलाश करनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि उस टीचर की मदद से ही आप वू वे के कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकें। इस फिलॉसफी में फिलोसोफर बताते हैं कि अगर आप किसी अच्छे टीचर की मदद लेने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके अंदर इमेजिनेशन पावर की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसलिए अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अच्छे टीचर की मदद लें। क्या आपको अभी भी नहीं पता है कि आप सही कर रहे हैं या नहीं? क्या आपको अभी भी फेल होने से डर लग रहा है? तो फिर खुद से सवाल करिए कि आपके अंदर मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। इसके लिए आपको अपनी सिचुएशन को रियलिस्टिक ढंग से देखने की कोशिश करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी है।
मान लीजिए कि आपने किसी जॉब की शुरुआत की है और अब आप उसे छोड़ने के लिए स्ट्रेस में हैं। तो फिर कुछ सवाल करिए आप खुद से। आप इनसिक्योर क्यों हैं? आपको फेल होने का डर है? क्या आपको कंफर्ट जोन में वापस जाना है? इन सवालों के जवाब से आपको पता चलेगा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्रिएटिव काम को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसका असर हमारे शरीर में दिखने लगता है। इससे बचने के लिए अपने व्यस्त स्केड्यूल में से कुछ समय दोस्तों और परिवार के लिए निकालने की कोशिश करिए। इससे आपका दिमाग भी शांत होने लगेगा। अगर आप अपने काम से नाखुश रहने लगे हैं तो फिर अब समय आ गया है कि आप उसे रीफ्रेम करने की कोशिश में लग जाइए। ये कोशिश करिए कि आपकी नाखुशी के पीछे का रीजन आखिर क्या है। ये भी पता करने की कोशिश करिए कि सबसे ज्यादा खुशी आपको किस काम को करने में मिलती है। क्या आपको अंदर से मोटिवेशन आता है? अगर नहीं आता है तो फिर कुछ समय या दिन खुद को दीजिए। शायद आप असलियत से दूर चले गए थे। रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर आपके अंदर एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि वू वे को पाने के लिए क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है। इसका जवाब साफ है कि आप अगर सिंसियर नहीं हैं, अगर आप फोकस्ड नहीं हैं, अगर आपके अंदर खुद को लेकर जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर आप वू वे के कॉन्सेप्ट को कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको उदार इंसान बनना है तो फिर बस ये कहने से कि आप उदार हैं उससे आप वो इंसान नहीं बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। उदार इंसान बनने के लिए आपको अपनी लाइफ को ही कुछ इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा कि आप उदारता के प्रिंसिपल को फॉलो कर सकें। लाइफ को मोटिव देना तो काफी आसान है, लेकिन उस राह में लाइफ टाइम चलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। अब मुश्किल को मुमकिन कैसे बनाना है, ये आपके ऊपर है। इसके लिए आपको किसी भी मोटिवेशन की दुकान में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं। लाइफ को एक कठिन और मीनिंगफुल गोल देने की कोशिश करिए। जब आपको वो लक्ष्य मिल जाए तो फिर उसके पास जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश में जुट जाइए। आजाद रहिए और खुश रहिए। कुल मिलाकर कई चाइनीज फिलॉसफीज बताती हैं कि जिंदगी के साथ आपका रिश्ता बहता हुआ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। क्या करें? कई चाइनीज फिलोसफर्स ने स्ट्रिक्ट रूल्स बताए हैं, तो कई ने आजादी के साथ जीने की सलाह दी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी राह को चुनकर अपनी लाइफ को मस्त बनाने की कोशिश करते हैं।